Hello students, today in this video we are going to learn usage of present continuous tense. आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग, यूसेज कहाँ कहाँ होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किन किन परिस्थितियों में आता है, इसकी सभी जानकारी लेंगे। इससे पहले हम आपको वीडियो जारी कर चुके हैं जिसमें कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन से संबंधित सभी प्रकार के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आपको अभ्यास कराया। आप उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और भी टेंस के सारे टेंस जो भी आप चाहते हैं उन सभी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए हम सीखते हैं यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि आप जानते हैं जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है उन वाक्यों को हम कहते हैं हिंदी वाक्य के अंत में मैं पढ़ा रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, हम बाजार जा रहे हैं, राम खेल रहा है, तुम लिख रहे हो, हम गा रहे हैं, वर्षा हो रही है, छात्र लड़ रहे हैं। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, रहा है, रहे हैं, ये वाक्य सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल, यूसेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है, ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो, यानी कि अभी जो काम हो रहा है वक्त बोलने के वक्त जारी है, अर्थात वो क्रिया जो भी हो रही है वो कंटिन्यू है। इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, इसका मतलब वो अभी इस टाइम पर बैठ करके समाचार पत्र पढ़ रहा है, वर्तमान में ये काम कंटिन्यू हो रहा है। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ही इज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा है, यानी वर्तमान में वो अभी ये काम जारी है, वो पत्र लिख रहा है बैठ करके कहीं पर। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। मोहन इज टीचिंग इन द क्लास, मोहन क्लास में पढ़ा रहा है। रामू इज रीडिंग ए बुक, रामू पुस्तक पढ़ रहा है। यानी जो भी कार्य बोलने के वक्त जारी है, ठीक है, कंटिन्यू है, इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका रूल फर्स्ट हुआ। An action going on at the time of speaking, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, जो भी कार्य जो टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलने के समय पर जारी है। रमा इज सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच, रमा आगे की बेंच पर बैठी हुई है। यू आर स्पीकिंग वेरी फास्ट, आप बहुत तेजी से बोल रहे हैं। वाई इज ही अब्यूजिंग हर, वह उसको गालियां क्यों दे रहा है। शी इज प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रही है। वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, हम पौधों को पानी दे रहे हैं। द पैसेंजर्स आर वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो, यात्री उधर उधर घूम रहे हैं। यानी हमारे सामने जो चीज घटित हो रही है, जब हम बोल रहे हैं उसी टाइम पर कोई एक्शन हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मोहन इज कमिंग नाउ, मोहन अब आ रहा है। द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, लड़कियां खो खो खेल रही हैं। सीता इज राइटिंग हर नेम ऑन द व्हाइट बोर्ड, सीता व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिख रही है। यानी ये एक्शन अभी जब हम बोल रहे हैं तब ये सारे काम हो रहे हैं। इस चीज को ये व्यक्त करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ नोट करने वाली बात आप ये देख लें, ये कुछ शब्द होते हैं एडवर्स ऑफ टाइम, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, ये जो शब्द होते हैं, दिस इवनिंग, ये इत्यादि समय सूचक शब्दों का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ये आप देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के जब भी आप क्वेश्चन करें तो ध्यान रखें कि इस तरह के वर्ड आने पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब का यूज कर सकते हैं। मिस्टर मनोज इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, वर्तमान में मिस्टर मनोज अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ही इज रीडिंग द ग्रामर बुक नाउ, अब वो ग्रामर बुक पढ़ रही है तो नाउ आया है, एट प्रेजेंट आया है। सीता इज निटिंग ए स्वेटर एट द मोमेंट, दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग। तो ये इस प्रकार के शब्द हमको मिलेंगे। दूसरा रूल देखें आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब दूसरी कंडीशन ये भी होती है, हालांकि हम वर्तमान में सामने जो काम चल रहा है उसकी तो बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते ही हैं, परंतु ऐसे कार्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं जो बोलने के वक्त नहीं हो रहे हैं लेकिन रेगुलर प्रोसेस में वो हो रहे हैं, आसपास या आजकल, यानी कि वो लगातार अभी हो रहे हैं, आजकल में हो रहे हैं, अभी वो काम जारी है, शुरू तो हो गया है, अभी भी जारी है।
रामलाल इज राइटिंग ए नोवेल नाउअडेज। आजकल रामलाल एक उपन्यास लिख रहा है। तो उपन्यास लिखना तो शुरू कर दिया था उसने, परंतु अभी खत्म भी नहीं हुआ है उपन्यास, तो उपन्यास लिख रहा है, यानी कि रेगुलर प्रोसेस में है वो काम। ठीक है, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही उपयोग करते हैं। एक्शंस इन प्रोग्रेस, यानी जो एक्शन प्रोग्रेस में है, प्रगति में है, चल रहा है, अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, परंतु बोलने के वक्त वो आवश्यक नहीं है कि हो रहे हो, परंतु लगभग वो काम अभी रेगुलर प्रोसेस में, प्रोग्रेस में चल रहे हैं। जूही इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज। आजकल जूही अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर सीख रही है, तो ये रेगुलर प्रोसेस में काम चल रहा है। तन्मय इज रीडिंग इन क्लास 10th। तन्मय कक्षा 10 में पढ़ रहा है, तो अब पढ़ रहा है, ठीक है ना। आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। मैं किराए के घर में रह रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि वो काम अभी सामने हो रहा हो, वो तो होता ही है। इसके अलावा आसपास से रेगुलर प्रोसेस में जो काम हो रहा है, ठीक है ना। ही इज रीडिंग द रामायण, वह रामायण पढ़ रहा है। सी इज स्टडिंग केमिस्ट्री दिस डेज। इन दिनों वो केमिस्ट्री पढ़ रही है। दे आर बिल्डिंग अ डैम हेयर। वे यहाँ बांध बना रहे हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर प्रोग्रेस प्रोसेस में ये काम हो रहे हैं। तीसरा रूल, present continuous tense is used to describe a definite action that has been arranged to take place in the near future। यानी कि इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर, जो भी निकट भविष्य होता है, उसमें मान के चलें कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है या कोई प्लान है जो हमने पहले से ही निश्चित कर रखा है, कोई कार्यक्रम या योजना हमने बना रखी है, उसके लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो वे कल दिल्ली जा रहे हैं, या जाने वाले हैं, या जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लान पहले से ही बना रखा है। इसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही करेंगे, क्योंकि एक डेफिनेट एक्शन है जिसका कि हमने फिक्स्ड प्लान अरेंज करके रखा है फ्यूचर के लिए। ही इज कमिंग टुमारो, वो कल आने वाला है। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, हम शाम को आज मिलने वाले हैं। शी इज कमिंग बाय 8 AM ट्रेन ऑन मंडे। ही इज गोइंग टू भोपाल टुनाइट। सी इज गोइंग होम टुमारो। तो ये सभी आपको जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इनमें एक तो आप ये भी देखेंगे कि कुछ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, टुमारो, इवनिंग, मंडे, टुनाइट। ये शब्द का यूज भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, और फ्यूचर में जो काम फिक्स कर रखा है उसके लिए भी हम करते हैं। आई एम लीविंग फॉर ग्वालियर नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने ग्वालियर जाने वाला हूँ। माई सिस्टर इन लॉ इज कमिंग टुमारो। सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग। आई एम गोइंग टू शिमला टुनाइट। आज रात में शिमला जाने वाला हूँ। माई फादर इज अराइविंग टुमारो। द वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे। ठीक है ना, शादी संडे को होने वाली है। आई एम गोइंग टू अटेंड द क्लास टुमारो। ये सभी सेंटेंस दिखाते हैं कि ये वाक्य फ्यूचर टाइम का बोध करा रहे हैं। तो इस तरह के वाक्यों से फ्यूचर टाइम का बोध होने के कारण, क्योंकि हमें फ्यूचर टाइम की फीलिंग आ रही है इस तरह के वाक्यों को पढ़ने से, तो इनमें इसलिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम के जो वर्ड होते हैं, जैसे टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, 5 o'clock, 6 AM, 7 PM, ये टाइम भी हम फ्यूचर के लिए फिक्स कर सकते हैं। इन सब का प्रयोग निश्चित रूप से रहता है फ्यूचर टाइम का बोध होने के कारण। तो ये भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक विशेषता है। चौथा रूल आप देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनडिजायरेबल हैबिट, especially with adverbs like always, continually, constantly, forever, etc। यानी कि always, continually, constantly, forever, ये जो एडवर्ब्स वर्ड हैं, इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो व्यक्ति आदतन, हैबिचुअली कोई अनडिजायरेबल हैबिट करता है, यानी दूसरों की इच्छा के विपरीत फ्रीक्वेंटली करता है, अक्सर वो ये काम करता रहता है। तो दूसरों की इच्छा के विपरीत जब कोई काम करता है, ठीक है, और ये एडवर्ब्स आ जाते हैं, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करती रहती है। तो ये नेगेटिव आउटलुक बताता है, दूसरों की इच्छा के विपरीत काम दिखता है। यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स, तुम हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हो। हिज वाइफ इज कंटिन्यूअली क्राइंग दीज डेज, लगातार उसकी पत्नी रो रही है इन दिनों। दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, वे लगातार हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं।
यू आर ऑलवेज रनिंग मी डाउन, तुम हमेशा मुझे मतलब मेरा हिंदी करते रहते हो, इस तरीके से बोलते हैं ना। ही इज कॉन्स्टेंटली गेजिंग एट मी, शी इज ऑलवेज बैक बिटिंग, यानी कि बुराई करना, चुगली करना, हमेशा वो चुगली करती रहती है। तो इस तरह के कार्य जो होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, जो कि किसी की इच्छा के विपरीत होते हैं, पॉजिटिव मीनिंग इनमें नहीं होता है, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, आप इस टेंस का यूसेज जो है इसको आप जरूर ध्यान से देख लें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काम आने वाली चीज है और इसके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं, वो गलतियां हमसे ना हो, इसके लिए इस नियम को ध्यान से आप सुने, एक भी चीज आप स्किप ना करें। देखें रूल 5 को आप ध्यान से पढ़ें। नीचे दी गई वर्ब्स का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनमें से कुछ वर्ब का प्रयोग विशेष अर्थ में ही होता है, अन्यथा नहीं होता। इस तरह की वर्ब को स्टेटिव वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स कहा जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स के बारे में। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, जिनको कि नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स भी कहा जाता है, और फिर डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं। तो हम आपको कुछ वर्ब्स दिखा रहे हैं नीचे, जैसे वर्ब्स ऑफ द सेंसेस, जो सेंस वाली वर्ब्स होती हैं, यानी परसेप्शन वाली, जिनसे हमको कुछ अनुभूति होती है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ द सेंसेस, ये जो होती हैं सी देखना, स्मेल, हियर, फील, लुक, टेस्ट, नोटिस, ऑब्जर्व, ये सभी जो वर्ब्स हैं स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है इनको। ये सभी वर्ब ऐसी होती हैं जब इन वर्ब का प्रयोग बिना किसी विशेष प्रयोग के, विशेष प्रयास के सामान्य स्थिति में होता है, यानी जनरल स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं, तो इनको फिर हम प्रेजेंट सिंपल में ही इनका प्रयोग करना चाहिए, हमको वही उचित है। लेकिन यदि खुली आंख से खुद ही देखने का कार्य होता है, उसी तरह नाक हो, कान हो, जीभ हो, ये जो स्मेल, यानी नाक काम करती है स्मेल का, सूंघने का, कान क्या काम करते हैं हियर का, सुनने का, जीभ क्या काम करती है टेस्ट का, चखने का, स्वाद लेने का। इनका उपयोग व्यक्ति खुद ही करता है, कोई दूसरा इनके लिए नहीं कहता। ऐसे फील होता है स्पर्श करना, यह भी स्वतः होने वाली क्रिया है। लेकिन अगर इन वर्ब का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है, तो फिर ये कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। और इनमें हम कुछ और भी वर्ब हैं जिनको शामिल कर लेते हैं। तो इन वर्ब को आप ध्यान से देखें। वर्ब्स ऑफ सेंसेज यानी सी, स्मेल, हियर, फील, लुक, टेस्ट, नोटिस, ऑब्जर्व आपने देख लिया। फिर होती हैं वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो फीलिंग्स को बताती हैं, इमोशंस को बताती हैं। लव, हेट, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, डिसलाइक, वैल्यू, एडोर, अप्रिशिएट, एडमायर, केयर फॉर, फॉरगिव इत्यादि। इस तरह की ये वो क्रियाएं हैं जो कि हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं। तो मेंटल एक्टिविटी दर्शाने के लिए तो इनको हम सिंपल प्रेजेंट में ही प्रयोग करेंगे, किंतु और प्रेजेंट का, परंतु इनका विशेष स्थिति में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इनका प्रयोग करेंगे, अन्यथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन क्रियाओं का प्रयोग होता ही नहीं है। मतलब सामान्य रूप से तो इनका प्रयोग होता ही नहीं है, विशेष स्थिति में ही होता है। चलिए इस बात को हम आगे और समझते हैं। कुछ और वर्ब है इस तरह की, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और मेंटल एक्टिविटी, जो सोचने की क्रियाएं होती है, थिंकिंग होती है, मेंटल एक्टिविटी वाली क्रियाएं हैं, जैसे थिंक, नो, फील, रिकलेक्ट, रिमेंबर, सपोज, अंडरस्टैंड, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, फॉरगेट, बिलीव, एक्सपेक्ट इत्यादि। फिर ये क्रिया है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, जिनसे कि हमको ऐसी क्रिया जिनसे हमको कुछ अधिकार की भावना, फीलिंग होती है कि ये चीज हमारे पास है, जैसे हैव, बिलोंग, ओव, ऑन, पोजेस, कंटेन, ये सब वो क्रिया है जो पोजेशन को बताती हैं। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, ये अपीयरेंस वाली वर्ब है, यानी दिखना, प्रतीत होना, लुक, रिजेंबल, सीम, अपीयर इटीसी। इन क्रियाओं को हम अब पढ़ेंगे। तो साधारणतः इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, विशेष कंडीशन में ही इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है, अन्यथा इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। शी इज नोइंग हिम वेरी वेल, ये वाक्य बिल्कुल सरासर गलत है। ये सेंटेंस, इसको हम प्रेजेंट टेंस में ही लिख सकते हैं, नो क्रिया का प्रयोग। यहाँ हम शी नोज हिम वेरी वेल, वह उसको बहुत अच्छे से जानती है। ही इज अंडरस्टैंडिंग इट,
ये बिल्कुल गलत है। इसको हम प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग करेंगे, ही अंडरस्टैंड्स इट। वी आर सीइंग विद अवर आइज, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जनरल सामान्यतः ऐसे गलत सेंटेंस कर देते हैं लोग बाग, पर ध्यान रखें ये चीज देखने के लिए सी का प्रयोग इस तरीके से हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते। सी का प्रयोग जब हम किसी से मिलने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, अपॉइंटमेंट रहती है हमारी, तब इसका प्रयोग करते हैं। हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं डिटेल में, आप टेंशन न लें। तो यहाँ पर ये प्रयोग गलत है, इसका हम प्रेजेंट सिंपल में ही प्रयोग करेंगे, वी सी विद अवर आइज। ठीक है। इसी प्रकार से हियर का प्रयोग, आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइस, सुनने के लिए किया गया है, तो यहां पर ये गलत है। डू यू हियर ए स्ट्रेंज नॉइस, यहां पर हम इसका प्रेजेंट सिंपल में ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। वी आर स्मेलिंग विद अवर नोज, यहां भी ये स्मेल का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में किया है, गलत है। वी स्मेल विद अवर नोज, हम अपनी आंख से नाक से सूंघते हैं। इनका बारीक अंतर जो है विशेष स्थिति में कंटिन्यूस टेंस में किस प्रकार होता है वो हम अब सीखेंगे। एक एक करके हम एक एक क्रिया को लेते हैं। देखिए फील, फील क्रिया, फील, तो फील का प्रयोग महसूस करना, सोचना, विचार करना। जब फील का प्रयोग इस तरीके से होता है, महसूस करना हो या सोचना हो, तब इसका प्रयोग हम अर्थ होने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है इसका। नाउ शी फील्स दैट व्हाई शी डिड नॉट गेट 90% ऑफ मार्क्स, अब वो ये फील करती है कि उसने 90% अंक प्राप्त क्यों नहीं किए। अब वो महसूस करती है कि उसने क्यों नहीं 90% अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल में ही इसका उपयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ है महसूस करना, फील करना। आई फील दैट शी विल बी अ ग्रेट वुमेन, मैं महसूस करता हूँ कि वह एक महान औरत बनेगी। तो यानी फील का प्रयोग जब महसूस करना, सोचना, विचार करना के लिए होगा, तो हम इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग करेंगे। परंतु यहाँ नोट करने वाली बात आप ध्यान रखें, फील का प्रयोग स्पर्श करना, स्पर्श, टच, जांच करना, एग्जामिन करना। डॉक्टर जो है हमारी नाड़ी को चेक करता है, हमारी धड़कन को चेक करता है, तो वो एग्जामिन करता है। इस अर्थ में होने पर कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो डॉक्टर वाज फीलिंग हिज पल्स, तो डॉक्टर उसकी नाड़ी को देख रहा था, तो वो फील कर रहा था, यानी स्पर्श कर रहा था, जांच कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था, तब हम फील का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। ठीक है। फील फॉर, एक ये भी होता है, फील फॉर का प्रयोग स्पर्श करते हुए किसी चीज का पता लगाने की कोशिश करना के अर्थ में होने पर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। मान के चले हम अंधेरे में कमरे में हैं और कमरे में अंधेरा है और हम लाइट के स्विच को देख रहे हैं, तो हम स्पर्श करके दीवार को छूते हैं, फिर अलमारी को छूते हैं, फिर किसी दूसरे को छूते हुए हम फिर स्विचों पर पहुंचते हैं, बोर्ड पर, बिजली के बोर्ड पर पहुंचते हैं, यानी स्पर्श करते हुए किसी चीज पर हम पहुंचते हैं। तो ही वॉज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क। ठीक है। इस प्रकार से जब अंधेरे में हम स्पर्श करते हुए किसी चीज का पता लगाने की कोशिश करें या कोई चीज को हम एग्जामिन करें, जांच करें स्पर्श करते हुए, तब इसका कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अन्यथा फील का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, महसूस करना के अर्थ के लिए या विचार करने के लिए। फील के बाद अब एक चीज ये भी देखें आप, एडजेक्टिव यदि आए हों, जैसे गुड, बेटर, एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड, टेंस, रिलैक्स्ड, नर्वस, कॉन्फिडेंट इत्यादि, इस प्रकार के जब एडजेक्टिव यदि फील के बाद आए हों, तो फिर कर्ता की जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की इमोशंस, उसकी भावनाएं, उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम सिंपल टेंस के साथ साथ कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आई फील बेटर, मैं फील बेटर, आई फील बेटर, तो ठीक है, सही है। किसी ने पूछा हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं, आई फील बेटर, मैं अच्छा फील करता हूं, तो प्रेजेंट सिंपल में भी उपयोग हो सकता है। पर कोई पूछता है हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हैं, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, मैं फील बेटर कर रहा हूं। तो जब बेटर का प्रयोग हो गया फील के बाद में, तो हम सिंपल प्रेजेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं, कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड, मुझे बेहतर लग रहा है, आई एम फीलिंग बेटर, मुझे बढ़िया लग रहा है, आई एम फीलिंग फाइन, मुझे थकान महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग टायर्ड। तो इस प्रकार से फील के बाद यदि एडजेक्टिव आए हों, तब भी हम सिंपल टेंस या कंटिन्यूअस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं सी, सी यानी कि देखना। हम ये जानते हैं सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग क्या होता है, देखना। तो रूल ये है, सी का प्रयोग देखना के अर्थ में
सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जब देखने की बात आएगी तो सी का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, किंतु सी का प्रयोग मीटिंग, मीट फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कोई अपॉइंटमेंट के द्वारा हम किसी से मिलने जाते हैं। अब मीट बाय अपॉइंटमेंट यानी कि मिलना के अर्थ में होने पर सी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ये देखिए बारीक अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, इसको आप रखें। वह मुझसे आज मिल रही है, हम उससे मिल रहे हैं, यानी वो मुझसे मिल रही है, देख नहीं रहे, देखने की बात नहीं, यहाँ पर सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ मिलने से मतलब है, तो फिर हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। सी इज सीइंग मी टुडे, तो यहाँ सीइंग का मतलब क्या है, मीटिंग से मतलब है, ठीक है। वी सी विद अवर आइज, हम जैसे कहते हैं हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो वहां पर सी का मतलब होता है देखना। वी सी विद अवर आइज, आई सी हर सिंगिंग इन द बेडरूम, ठीक है, मैं उसको अपने बेडरूम में गाते हुए देखता हूं, तो मैं देखता हूं, वहां पर उसका अर्थ होता है सी माने देखना। परंतु कंटिन्यूअस टेंस में जब हम मिलने जाते हैं, सी से मतलब मीटिंग से अर्थ होता है, तब हम कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग करेंगे। यही इनके विशेष अर्थ होते हैं। उसका छोटा भाई कल मुख्यमंत्री से मिल रहा है, तो वो मिलने जा रहा है। हिज यंगर ब्रदर इज सीइंग द चीफ मिनिस्टर टुमारो, ठीक है। अब देखते हैं हियर, तो हियर का सामान्य प्रयोग क्या होता है, सुनना सामान्यतः। तो रूल ये है, हियर का प्रयोग सुनना के अर्थ में होने पर, जब हम सुनने की बात करेंगे तो सिंपल टेंस में होता है, किंतु हियर का प्रयोग सुनवाई करना के अर्थ में होने पर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। मजिस्ट्रेट क्या करता है, सुनता है, आपके केस की सुनवाई करता है। जज, सेशन जज या हाई कोर्ट जज जो भी है, वो सुनवाई करते हैं केसों की, वहां पर उनका अर्थ हियर सुनने से नहीं होता। जैसे आई हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूं, तो यहां पर हम सिंपल टेंस में ही प्रयोग करेंगे, परंतु यहां सुनना अर्थ है इसका। परंतु द जज इज हियरिंग द केस, न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, तो वहां पर सुनवाई करने का मतलब है हियरिंग का, ठीक है। तो हम यहां पर इसको कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। ये ग्रामर की बहुत बारीकी चीजें हैं, जानकारियां हैं, कंपटीशन में काम आएंगी आपको, अच्छे से इन चीजों को आप पढ़ें। थिंक के, अब थिंक की बात करते हैं हम। थिंक यानी सोचना, सामान्यतः इसका अर्थ क्या होता है, सोचना। तो रूल ये है, थिंक का प्रयोग विचार रखना के अर्थ में होने पर सिंपल टेंस में होता है, ठीक है। किंतु थिंक का प्रयोग संभावित चीज पर विचार करना, कोई चीज हमने सोच ली है, वो संभावित है, अभी हुई नहीं है, तो संभावित चीज पर विचार करना, इस अर्थ में यदि हो तो हम कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे आई थिंक शी इज राइट, मैं सोचता हूं कि वो सही है, तो ये तो सीधी सी बात है कि विचार रखना है, मैंने अपना विचार रखा है कि वो अपनी जगह सही है, आई थिंक शी इज राइट। परंतु यहां ये भी देख लें, ये सेंटेंस और भी है, सोचना यानी शी थिंक्स शी हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, वह सोचती है कि उसने परीक्षा में अच्छा काम किया है, अच्छा किया है, तो वो सोचती है। यहां पर इसका अर्थ विचार रखने से ही है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में इसका प्रयोग किया गया है। परंतु जब हम कोई संभावित चीज पर विचार कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, हम अगले वर्ष यूएसए जाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, तो यहां पर हम संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, तो यहां थिंक को हम कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। जैसे एक और देखें, शी इज थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, वो अपने गांव जाने की संभावना पर विचार कर रही है या कर रहा है, तो फिर गांव जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, संभावनाओं पर कैसे हम जा सकते हैं, तब संभावनाओं पर जब बात करें, ठीक है, तो फिर हम उसको कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं स्मेल, सूंघना, ठीक है। अब आप एक चीज को फील करें कि हम महकना, ठीक है, हम अगरबत्ती को, खुशबू को महकती, अगरबत्ती कहीं भी लगी है, मंदिर में लगी है, और हम बाहर कहीं मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, तो उसकी महक पूरे प्रांगण में रहती है, ठीक है। ऐसे ही फूल हैं, फूल, एक तो फूल वो है कि बगीचे में फूल लगे हुए हैं और हम बगीचे में खड़े हैं, तो फूलों की खुशबू हमारे में महसूस हो रही है, तो फूल वहां महक रहे हैं, ठीक है। तो स्मेल का प्रयोग महकना के अर्थ में होने पर सिंपल टेंस में होता है, जब कोई चीज महकना की बात होगी। किंतु स्मेल का प्रयोग स्निफेट, यहां ध्यान दें, नाक पर सटाकर सूंघना, हम कभी कभी फूल को तोड़ करके नाक पे सूंघते हैं, नाक पे लगा करके सूंघते हैं सटा करके, या हवा में पूरी सांस के साथ खींचते हैं उसको नाक पे लगा करके, तो नाक पे सटा करके यानी स्निफेट।
के अर्थ में उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में इसका स्मेल का प्रयोग होता है। द फ्लावर स्मेल स्वीट, मतलब यहाँ महकने से अर्थ है कि फूल मधुर खुशबू देते हैं, महकते हैं, ठीक है। शी इज स्मेलिंग द फ्लावर, वह फूल को सूंघ रही है, तो इसका मतलब वो नाक पर सटा करके फूल को सूंघ रही है। तो जब नाक पर सटा करके सूंघने की बात आएगी तो हम कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे, और सामान्यतः जब स्मेल की बात आएगी तो फिर हम, जैसे हम नाक से सूंघते हैं, ठीक है ना, तो हम नाक से सूंघते हैं, इसका मतलब ये है कि हम बहुत सी चीजें हैं, जरूरी थोड़ी है कि उसको नाक पर पास में ला करके ही हम सूंघें, ठीक है, तो वहां पर उसका अर्थ अलग हो जाएगा। तो ये स्मेल का हुआ। अब देखिए एपियर, एपियर यानी प्रतीत होना, आपको पता है। तो रूल ये है, एपियर का प्रयोग प्रतीत होना या मालूम होना, मालूम पड़ना यानी सीम के अर्थ में होने पर सिंपल प्रेजेंट में होता है। कोई चीज प्रतीत होती हो, मालूम पड़ती हो, तो प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग करेंगे, सिंपल टेंस उसका में होगा। किंतु एपियर का प्रयोग प्रकट होना, उपस्थित होना, टू कम बिफोर द पब्लिक, ठीक है, तो पब्लिक के सामने प्रकट हो गए, उपस्थित हो गए, तब एपियर का अर्थ यदि हो तो फिर उस अर्थ में हम इसको कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे। जैसे आप यहां देख सकते हैं, द सम एपियर्स टू बी इजी, यानी सम यानी कोई भी हिसाब किताब जो हम अकाउंट का करते हैं, तो वो हिसाब किताब आसान प्रतीत होता है, आसान मालूम होता है। द सम एपियर्स टू बी इजी, तो यहाँ एपियर का अर्थ प्रतीत होना या मालूम पड़ना से है। इट एपियर्स टू हर दैट आई शैल डू दिस, ठीक है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इसे कर लूंगा, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इसे कर लूंगा। तो यहाँ एपियर का अर्थ प्रतीत होना, मालूम पड़ने से है, तो ये सिंपल टेंस में इसका प्रयोग हुआ गया है। परंतु यहाँ देखें, द सन इज अपियरिंग इन द स्काई, या फिर द मून इज अपियरिंग इन द स्काई, यानी सूरज आकाश में प्रकट हो रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ है प्रकट होना, यानी पब्लिक देख रही है, लोग बाग उसको देख रहे हैं, सूरज प्रकट हो रहा है, चांद प्रकट हो रहा है। तो जब प्रकट होना, दिखना बात हो जाएगी, टू कम बिफोर द पब्लिक, तब हम इसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। द मैन लीडर इज अपियरिंग बिफोर द पब्लिक, जो मैन नेता है, मुख्य नेता, वो पब्लिक के सामने उपस्थित हो रहा है, यानी प्रकट हो रहा है, तो वहां मतलब एपियर से है, तो इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे। तो ये एपियर का अर्थ हुआ। अब आता है टेस्ट। टेस्ट का अर्थ आप जानते ही हैं, यानी स्वाद लेना, स्वाद देना, ठीक है। तो टेस्ट का प्रयोग स्वाद देना के अर्थ में जब होगा तो इसको हम सिंपल टेंस में इसका प्रयोग होता है। किंतु स्वाद की जांच करना, मिठाई की दुकान पर फूड इंस्पेक्टर का छापा पड़ गया, अब वो जांच कर रहे हैं, स्वाद की जांच कर रहे हैं, या फिर हम ही रसगुल्ले को उठा करके चख रहे हैं, ठीक है, तो चख रहे हैं हम, टू टेस्ट द फ्लेवर, उसके फ्लेवर को टेस्ट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो उस अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है, टेस्ट का प्रयोग। दिस टी टेस्ट स्वीट, ठीक है, तो यहां सिंपल टेंस में है क्योंकि ये चाय मीठा स्वाद देती है, मीठी है। दिस कॉफी टेस्ट बिटर, इस कॉफी का स्वाद बिटर है, बिटर स्वाद देती है, तो यहां इसका अर्थ स्वाद देने से है, टी या कॉफी का। परंतु शी इज टेस्टिंग द मिल्क पुडिंग, वह दूध की खीर के स्वाद की जांच कर रही है, दूध के खीर के स्वाद की जांच कर रही है। मिल्क पुडिंग माने दूध की खीर को बोलते हैं, तो दूध की खीर के स्वाद की जांच कर रही है, तो फिर यहां पर एक कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। शी इज टेस्टिंग द सॉस टू फाइंड आउट वेदर इट इज टेस्टफुल और नॉट, वह सॉस का टेस्ट कर रही है, मतलब ये पता लाने की कोशिश कर रही है कि ये सॉस टेस्टफुल है या नहीं है, तो यहां पर इसका अर्थ जांचने से है, ठीक है, फ्लेवर देख रहे हैं हम इसको, तो यहां पर टेस्ट का हम कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लुक। लुक माने सामान्यतः इसका अर्थ होता है देखना, निगाह डालना, तो लुक का जब अर्थ देखना, निगाह डालना में होगा तो इसको सिंपल टेंस में इसका प्रयोग होता है। किंतु ये आपने देखा होगा, लुक फॉर यानी तलाश करना, लुक इनटू यानी ध्यान से कोई चीज को समझना, लुक ऑन यानी क्षण भर के लिए देखना, पल भर के लिए देखना, तो हम इसको कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होगा। यानी कि लुक अकेला आएगा, दैट बॉय लुक्स हैंडसम, वो लड़का सुंदर दिखता है, तो फिर ये सिंपल टेंस में प्रयोग होगा।
पर जब हम लुकिंग फॉर का प्रयोग करेंगे, लुक इनटू का प्रयोग करेंगे, लुक ऑन का प्रयोग करेंगे तो इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे। इसलिए आप जनरली ऐसी सेंटेंस आप देखते होंगे जहां पर लुकिंग फॉर के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है। ही इज लुकिंग फॉर हिज शर्ट। तो यहां पर खोज करने से मतलब है वो अपनी शर्ट खोज रहा है, कोट खोज रहा है, शर्ट खोज रहा है, ठीक है ना। अब यहां देखें आप, अभी तक आपने जो प्रयोग देखे तो वह दो बातें आप क्लियर समझ गए होंगे। हमने दो बातें आपको समझाने की कोशिश की है इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में। एक होती हैं स्टेटिव वर्ड्स, एक होती हैं डायनामिक वर्ड्स। तो डायनामिक का अर्थ होता है क्रियाशील या गतिशील, यानी ये स्टेटिव का विपरीत अर्थ होता है। स्टेटिव का अर्थ होता है फिक्स्ड। कब जब कोई चीज कोई फिक्स्ड होती है यानी कि स्थायी होती है, कोई वर्ब एक परमानेंट कार्य को लगातार बिना प्रयास के स्थायी रूप से वो करते जा रही है, परमानेंटली कोई कार्य हो रहा है तो फिर वो स्टेटिव होता है, ठीक है। परंतु कोई काम जब टेम्परेरी होता है, मोमेंटरी होता है, डायनामिक होता है, गतिशील, तो वो डायनामिक वर्ब कहलाती है। जैसे सी इज स्विमिंग, अब इसमें गतिशीलता है, ठीक है, क्रियाशीलता है। तैरना बिना गतिशीलता के तो हो नहीं सकता, बैठे बैठे तो कोई तैर नहीं सकता। तो सी इज स्विमिंग, सी इज गोइंग, वो जा रही है, मोहन इज कमिंग, मोहन आ रहा है। तो ये सब क्रियाएं डायनामिक वर्ब्स के रूप में बन जाती हैं। यहाँ इंपोर्टेंट नोट करने वाली बात वीडियो के आखिरी में आप समझ लें सॉरी, स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग किन्हीं अवस्था में जब कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो यह डायनामिक वर्ब बन जाती हैं। जब कोई वर्ब है जिसको कि हम कंटिन्यूअस में यूज करने जा रहे हैं तो वही वर्ब अभी तक स्टेटिव थी, परमानेंट यूज हो रहा था उसका, परंतु अब हम उसका डायनामिक यूज कर रहे हैं तो वो डायनामिक वर्ब बन जाती है। जब इन वर्ब का प्रयोग हम टेम्परेरी करते हैं तो वो डायनामिक बनती है, मोमेंटरी करते हैं। वी सी विद अवर आइज, आप यहां देखें, वी सी विद अवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो ये तो परमानेंट काम है। जब कभी तो देखते नहीं है हम, टेम्परेरी काम तो होता नहीं है, हम अपनी आंखों से देखते हैं तो ये परमानेंट काम है। तो यहां पर सी जो है वो स्टेटिव वर्ब है, स्थायी काम हो रहा है। परंतु यहां देखें, आई एम सीइंग द टीचर टुमारो, यहां सी से मतलब मिलने से है, मीटिंग से है, मैं कल टीचर से मिलने जा रहा हूं। तो यहां पर सी का मतलब टेम्परेरी है, डायनामिक वर्ब के रूप में हम इसका यूज कर रहे हैं, विजिट से यूज कर रहे हैं। सी माने यहां मिलने से मतलब है। दिस एप्पल टेस्ट स्वीट, ये सेब मीठा स्वाद देता है, तो ये तो परमानेंट है, सभी सेब जो है परमानेंटली ही मीठा स्वाद देते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट का अर्थ स्टेटिव वर्ब के रूप में है। परंतु जब हम बात करते हैं ही इज टेस्टिंग एन एप्पल, वह एप्पल को टेस्ट कर रहा है, यानी टेस्ट को जांच कर रहा है, टेस्ट को चख रहा है, उसका फ्लेवर ले रहा है, तो वहां पर हम उसको टेम्परेरी यूज कर रहे हैं टेस्ट का प्रयोग, तो यहाँ पर ये डायनामिक वर्ब होती है। ये जानकारी आपको मिली, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इस तरह की नई नई जानकारी या इंग्लिश के बारे में अपने नॉलेज बढ़ाते रहें। सब्सक्राइब करने के लिए आप मोबाइल में देखिए, अपने मोबाइल में आपको लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो व्हाइट कलर में बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में बेल आइकन, उसको दबाना ना भूलें। 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन आएगा ऑल, इसको आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और इसी तरह की ग्रामर के सारे वीडियो आपको यदि देखना है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको तमाम तरह की कंजंक्शन मॉडल्स और भी पूरी बेसिक नॉलेज आपको इंग्लिश ग्रामर की मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, थंब इम्प्रेशन दबाएं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।